दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जीएसटी का फंडा विद एग्जाम्पल और बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों, यहां पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं मान के चलता हूं दोस्तों कि मैं जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं और जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होने की वजह से जीएसटी के अंतर्गत हमारी सबसे पहली लायबिलिटी बनती है जीएसटीआर 1 रिटर्न को फाइल करने की। अब जीएसटीआर 1 रिटर्न में दोस्तों हमको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है। आउटवर्ड सप्लाईज यानी जो भी हमने सेल की है उसकी जानकारी हमको जीएसटीआर 1 में देनी होती है। इसके अलावा हमने अपने बायर के लिए जो भी क्रेडिट और डेबिट नोट इशू किए हैं उसकी जानकारी भी दोस्तों हमको जीएसटीआर 1 रिटर्न में ही देनी होती है। यानी हम जिस भी पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में हमने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है, जो भी सेल की है, उसकी जानकारी हम जीएसटीआर 1 रिटर्न में देते हैं। यहां मान के चलता हूं मैं अपनी जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं, ट्रेडर्स हूं, और जनवरी महीने की मैं जो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं उसमें मैंने जानकारी दी कि 10 लाख रुपए की मैंने आउटवर्ड सप्लाईज की, यानी जो भी प्रोडक्ट हमने सेल किए उनकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए। अब ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसमें हमारी प्रॉफिट भी ऐड है। 9 लाख रुपए के मैंने प्रोडक्ट परचेज किए थे, 1 लाख रुपया मान के चलता हूं मैंने उसमें प्रॉफिट ऐड की और 10 लाख रुपए में मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिए, तो ये कहलाएगी 10 लाख रुपए हमारी टैक्सेबल वैल्यू। अब दोस्तों, जीएसटी में यदि मैं रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं तो ये मेरी लायबिलिटी बनती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो भी प्रोडक्ट सेल करूंगा उस प्रोडक्ट पर जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो मैं ग्राहक से कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं मान के चलता हूं 10 लाख रुपए के जो मैंने प्रोडक्ट सेल किए थे वो सारे के सारे 18% उन पर जीएसटी टैक्स रेट था। तो 10 लाख रुपए की जो मैंने सेल की प्रोडक्ट की उस पर 18% यानी 1,80,000 रुपए मैंने ग्राहक से कलेक्ट किए जीएसटी के नाम पर, और जो मैंने 1,80,000 रुपए ग्राहक से कलेक्ट किए हैं जीएसटी के नाम पर वो दोस्ती हमारी लायबिलिटी होगी, जिसको कि हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। लेकिन जीएसटीआर 1 में हम केवल अपनी लायबिलिटी घोषित करते हैं, केवल शो करते हैं। जीएसटीआर 1 में हमको लायबिलिटी पे नहीं करनी होती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये भी मान के चलते हैं जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख रुपए है और सारे के सारे प्रोडक्ट जो हमने सेल किए वो 18% वाले थे। लेकिन आपके केस में ये भी हो सकता है इसमें 12% वाले 2 लाख रुपए के मान लीजिए 12% के हो सकते हैं, 5 लाख रुपए के आपके 18% के हो सकते हैं, है ना। उसके अलावा आपके 3 लाख रुपए जो बच गए वो 28% टैक्स रेट वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो उसका भी टोटल टैक्स अमाउंट आपको इस जगह पर आ जाएगा। जैसे हम समझ लेते हैं 10 लाख रुपए ये है, अभी तो मैंने जो सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि 10 लाख रुपए के जो भी प्रोडक्ट सेल किए सारे के सारे प्रोडक्ट पर 18% टैक्स था। अब मान के चलते हैं कि मान लीजिए 5 लाख रुपए कि हमने जो प्रोडक्ट सेल किए उस पर 12% जीएसटी टैक्स रेट था, तो उनको सेल करते समय 5 लाख का 12% यानी 60,000 रुपए हम ग्राहक से कलेक्ट करते, और 5 लाख रुपए का जो हमने प्रोडक्ट सेल किया उस पर 18% जीएसटी टैक्स रेट था, तो 5 लाख का 18% निकालेंगे तो 90,000 हो जाएगा। तो 60,000 और 90,000 प्लस करके यहाँ पर 1.5 लाख रुपए टैक्स अमाउंट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमको टैक्स अमाउंट भी यहाँ पर बताना पड़ता है कि हमने कितना ग्राहक से कलेक्ट किया, है ना। तो जीएसटीआर 1 में दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, हम सिर्फ और सिर्फ जिस पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें हम अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देते हैं, और आउटवर्ड सप्लाईज करने पर हमने जो भी ग्राहक से टैक्स कलेक्ट किया है उस टैक्स अमाउंट की जानकारी भी हमको जीएसटीआर 1 में देनी होती है। लेकिन हमको पे जीएसटीआर 1 में ये लायबिलिटी नहीं करनी होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब हम अपने आईडी पासवर्ड से जीएसटी पर लॉगिन करने जाते हैं, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, तो वहां पर दोस्तों जीएसटीआर 2A हमको दिखाई देता है। अब ये जो जीएसटीआर 2A है ये हमको फाइल नहीं करना होता है, ये ऑटो पॉपुलेट होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड हमारा जीएसटीआर 2A होता है और ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट होता है। कैसे पॉपुलेट होता है वो समझते हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए की सेल की जनवरी पीरियड में, और इसी जनवरी पीरियड में हमने क्या किया, परचेज भी की। तो जनवरी पीरियड में मैं मान के चलता हूं 12 लाख रुपए की मैंने परचेज की, ठीक है ना। टैक्सेबल वैल्यू 12 लाख है, यानी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 12 लाख रुपए है। और जब मैंने 12 लाख रुपए के प्रोडक्ट परचेज किए, सारे के सारे 18% के थे, तो इस पर 2,16,000 रुपए मैंने पे भी किया था
है ना। तो जो 12 लाख रुपए के हमने प्रोडक्ट परचेज किए थे, तो 12 लाख तो प्रोडक्ट की वैल्यू थी, और 2,16,000 रुपए इस पर हमने टैक्स भी पे किया था, यानी 14,16,000 रुपए मैंने पे किए थे अपने सप्लायर को, जिनसे कि हमने परचेज की थी, है ना। अब दोस्तों होता क्या है कि जीएसटी एक्ट 2A है, ये ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल है ना। अब ये कहां से जनरेट होता है ये समझते हैं। ये क्या है कि दोस्तों आपके जो सप्लायर हैं, जिन जिन से आपने परचेज की, है ना, उनके जीएसटीआर 1 के आधार पर ये तैयार होता है अपने आप। जैसे कि मान लीजिए हमने ये सेल की, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो सप्लायर हैं जिनसे कि हमने परचेज की, तो हमारे लिए वो परचेज है, हमारे सप्लायर के लिए सेल है, यानी हमारे सप्लायर के लिए आउटवर्ड सप्लाईज है। तो जिस तरह से हमने अपने सेल की, अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जीएसटीआर 1 में दी, इसी तरह से हमारे सप्लायर भी अपनी सेल की जानकारी, अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जीएसटीआर 1 में देंगे। तो जैसे ही वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसमें हमको जो उन्होंने इनवॉइस दिए वो भी उसमें शो कराएंगे, हमारा जीएसटीआईएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डालेंगे। तो उस आधार पर जैसे ही वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे और अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न में हमने जो उनसे परचेज किए वो इनवॉइसेस उसमें अपलोड करेंगे और हमारा जीएसटीआईएन भी डालेंगे, तो वो इनवॉइसेस सारे के सारे उठकर हमारे आ जाएंगे जीएसटीआर 2A में, है ना। और अब हमने क्या किया, जनवरी महीने की, जनवरी पीरियड की जब हमने जीएसटीआर 2A देखी, जो कि अपने आप जनरेट होती है, उसमें टैक्सेबल वैल्यू 12 लाख रुपए आ रही है, यानी 12 लाख की हमने परचेज की थी। हमारे सारे के सारे सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दी, जिससे कि सारे के सारे इनवॉइसेस हमारे उठकर आ गए जीएसटीआर 2A में, और वहां पर टैक्सेबल वैल्यू 12 लाख रुपए सबको मिलाकर शो हो रही है, और इस पर जो हम टैक्स देकर आए थे 2,16,000 रुपए, वो भी उसमें शो हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होगी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऊपर जीएसटीआर 1 में हमारी लायबिलिटी थी 1,80,000 रुपए, और 2A के हिसाब से हमने देखा तो 2,16,000 रुपए की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब होता यह है दोस्तों कि जब हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है, जब हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वहां पर हम अपनी लायबिलिटी भी बताते हैं, उसके अलावा हमको जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी होती है वो भी बताते हैं, और फिर ये दोनों सेटअप हो जाते हैं, और इन दोनों को एडजस्टमेंट होने के बाद यदि लायबिलिटी बची जाती है ना, तो हमको वो पे करनी होती है, चालान जनरेट करना होता है। और यदि हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट और लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में एडजस्ट होने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाती है, तो हमको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना होता है, और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे के लिए, आगे की पीरियड की जब हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। अब यहां पर क्या हुआ कि हमारी लायबिलिटी तो होगी 1,80,000 रुपए की, और हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2A के आधार पर होगी 2,16,000 रुपए। अब यहां पर दोस्तों एक और तैयार होती है रिटर्न जीएसटीआर 2B, जो कि होता है दोस्तों ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट, और ये हर महीने की 14 तारीख को जनरेट होता है। अब हुआ क्या, जनवरी पीरियड की हमने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दी, 1,80,000 रुपए की अपनी लायबिलिटी घोषित कर दी, जो हमने परचेज की थी वो सारे के सारे इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में सोने लगे, 2,16,000 रुपए की हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी थी जीएसटीआर 2A के आधार पर, और रियल जो हमारी परचेज थी उसके आधार पर। लेकिन 14 तारीख को यानी 14 फरवरी को जीएसटीआर 2B जनरेट हुआ, जो कि क्या होता है, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट होता है। अब यहां पर जब हमने देखा तो टैक्सेबल वैल्यू 8 लाख रुपए सो रही है, और टैक्स का अमाउंट सो रहा है 1,44,000 रुपए, यानी हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 1,44,000 रुपए ही सो रहा है जीएसटीआर 2B में, जबकि जीएसटीआर 2A में हमारा 2,16,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट सो रहा था, लेकिन यहां पर 1,44,000 रुपए ही सो रहा है। ये कैसे हो रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये इस तरह से सो रहा है दोस्तों कि मान के चलते हमारे 4 सप्लायर थे, 4 सप्लायर से हमने परचेज की 12 लाख रुपए की, ठीक है ना, और जिस पर कि 2,16,000 रुपए हम टैक्स पे करके आए, और जो हम परचेज पर टैक्स पे करके आते हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है, और जिसकी कि हम छूट लेते हैं यानी लायबिलिटी को सेटअप करने के लिए, है ना। अब हमारे 4 जो सप्लायर थे उन्होंने उसमें से क्या किया, चारों सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दी, जिस वजह से जीएसटीआर 2A में चारों सप्लायर के इनवॉइसेस उठकर आ गए, और हमारी पूरी की पूरी यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट 2,16,000 रुपए सोने लगी। लेकिन दोस्तों 4 सप्लायर में एक सप्लायर ऐसा था जिसने कि अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की, ड्यू डेट के बाद फाइल की, इसलिए वो क्या है कि जीएसटीआर 2B में नहीं आए, जीएसटीआर 2A में तो आ गए। जीएसटीआर 2A में क्या है कि जब भी आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, चाहे ड्यू डेट पर फाइल करे, ड्यू डेट से पहले फाइल करे या ड्यू डेट के बाद फाइल करे, वो सारे के सारे जीएसटीआर 2A में उठकर आ गए। इस वजह से क्या हुआ कि हमारे 4 सप्लायर थे, चौथा सप्लायर था उसने ड्यू डेट के बाद फाइल की थी अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न, वो भी यहाँ पर जीएसटीआर 2A में उसके इनवॉइसेस भी सोने लगे, और उसकी आईटीसी भी हमको इस जगह पर शो रही। लेकिन
रूल के अनुसार हम आईटीसी वही क्लेम कर पाएंगे जो कि जीएसटीआर 2B में शो रही है। यानी ये मैचिंग टूल है। गवर्नमेंट कैसे मान ले कि भैया हमने कहा 2,16,000 रुपए की हमें छूट चाहिए, अब गवर्नमेंट कैसे मान ले कि हम 2,16,000 रुपए की छूट दें? क्योंकि जीएसटीआर 2B में रूल आ गया है, रूल के अनुसार जीएसटीआर 2B में जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रही है उतनी ही आप क्लेम कर पाएंगे, और जीएसटीआर 2B में वही आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो होगी जो कि आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दी हो। अब चौथा सप्लायर था, उसने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की थी, इसलिए उसके इनवॉइसेस यहाँ पर उठकर नहीं आए, और उससे जो हमने परचेज की थी उस परचेज पर जो हम टैक्स पे करके आए थे वो यहाँ पर उठकर नहीं आया। 3 सप्लायर के ही इनवॉइसेस यहाँ पर उठकर आए जीएसटीआर 2B में, जो कि 14 फरवरी को जनरेट हुई है ना, और उसके बाद हम इतनी ही आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, 1,44,000 रुपये, 1,44,000 रुपये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। इससे ज़्यादा हम क्लेम करते हैं तो क्या होगा कि हमने जो रूल है आईटीसी क्लेम करने का, है ना, उसको हमने फॉलो नहीं किया, जिस वजह से हम आगे परेशानी में फंस सकते हैं और हमारे पास नोटिस आ सकता है और फिर हमको प्रॉब्लम आ सकती है। अब हुआ क्या दोस्तों, 3 चीज आपको क्लियर हो गई। जीएसटीआर 1 क्लियर हो गई, जीएसटीआर 1 में हमारी लाइबिलिटी थी 1,80,000 रुपए, जीएसटीआर 2B में हमारी सारी की सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हो रही थी 2,16,000 रुपए की, है ना। लेकिन जब हम जीएसटीआर 2B देखने आए तो यहाँ पर हमारे एक सप्लायर था, उसने समय पर ड्यू डेट पर अपनी रिटर्न फाइल नहीं की जीएसटीआर 1, जिस वजह से जनवरी पीरियड की जो जीएसटीआर 2B 14 फरवरी को जनरेट हुई उसमें वो इनवॉइसेस उठकर नहीं आए, उनके आईटीसी भी उठकर नहीं आई। अब होगा ये कि हम केवल जनवरी पीरियड की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते समय केवल 1,40,000 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल के अनुसार क्लेम कर पाएंगे, और बाकी जो हमारा चौथा सप्लायर है जिसने की ड्यू डेट के बाद फाइल की है ना, तो वो जब फरवरी महीने की जीएसटीआर 2B जनरेट होगी उसमें वो इनवॉइसेस शो होने लगेंगे, और फरवरी महीने की जब हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तब हम उस आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे, चौथे सप्लायर की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको क्लेम कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल के अनुसार 1,44,000 रुपए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे, और 1,80,000 रुपए हम पहले ही अपनी लायबिलिटी घोषित कर चुके हैं। अब दोस्तों जानते हैं जीएसटीआर 3B के बारे में, है ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया, जीएसटीआर 1 रिटर्न हमको केवल फाइल करनी थी, हमने जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दी। जीएसटीआर 2A ये अपने आप तैयार होता है, हमको कुछ नहीं करना होता है, और ये रिटर्न हमको फाइल नहीं करनी होती है। इसी तरह से जीएसटीआर 2B, है ना, ये भी क्या है, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है, अपने आप तैयार होता है। आपके सप्लायर की जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं, तो उसके आधार पर वो इनवॉइसेस उठकर आपके इसमें आ जाते हैं। ये भी ऑटो पॉपुलेट होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है, हमको फाइल भी नहीं करना होता है। अभी हमने सिर्फ जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की, और इसके बाद दोस्तों हमको फाइल करनी होती है जीएसटीआर 3B रिटर्न। अब जीएसटीआर 3B रिटर्न में हमको क्या जानकारी देनी होती है? जीएसटीआर 3B रिटर्न में दोस्तों हमको क्या जानकारी देनी होती है? हमारी जो लायबिलिटी है वो हमको इसमें बतानी होती है, और हमको जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है वो भी हमको इसमें बतानी होती है। अब स्थिति क्या हो गई, हम लायबिलिटी तो अपनी घोषित कर चुके थे जीएसटीआर 1 में 1,80,000 रुपए, ठीक है, तो वो लायबिलिटी हमने यहाँ पर जीएसटीआर 3B में दिखा दी। अब वो जो जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल की जाती है दोस्तों, वो आपकी सबसे पहले जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की आपको करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 14 तारीख को आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगी, वहां पर आप अपनी आईटीसी देखेंगे, और 14 तारीख के बाद जो 20 तारीख आएगी यानी 20 फरवरी तक हमको अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर लेनी है, यदि हम मंथली फाइलर है तो, है ना। तो जीएसटीआर 3B रिटर्न हमने आईटीसी देख ली अपनी 14 फरवरी को, है ना, और जीएसटीआर 1 हम फाइल कर ही चुके थे, है ना, जिसकी की ड्यू डेट है 11 फरवरी, है ना। तो 11 फरवरी तक हम अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दी। 14 फरवरी को जाकर हमने अपनी जीएसटीआर 2B देख ली, उसमें अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट देख ली जो कि 1,40,000 रुपए सो रही थी, और 20 तारीख को मंथली फाइलर हूँ, तो 20 फरवरी को मैं अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मुझे अपनी लायबिलिटी भी घोषित करनी है, लायबिलिटी बतानी है। तो लायबिलिटी तो हम बता चुके पहले ही जीएसटीआर 1 में, तो वही उठकर यहाँ पर आ जाएगी 1,80,000 रुपए। अब आईटीसी हमको कितनी क्लेम करना है, तो जीएसटीआर 2B के आधार पर 1,44,000 रुपए में आईटीसी क्लेम करनी है। तो जीएसटीआर 3B रिटर्न में दोस्तों हम अपनी लायबिलिटी भी घोषित करते हैं, आईटीसी क्लेम करना है, वो आईटीसी भी कितनी क्लेम करना है वो हम इसमें डालते हैं, और ये मैंने डाल दी इस जगह पर, ठीक है ना। अब यहीं पर क्या होता है दोस्तों कि आपकी लायबिलिटी और आईटीसी का आपस में सेट ऑफ होता है, एडजस्टमेंट होता है, और एडजस्टमेंट होने के बाद अगर आपकी लायबिलिटी बच जाती है तो आपको पे करनी होती है, और सेटअप होने के बाद आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाती है तो फिर आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गई वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है आगे के लिए। अब इस केस में समझते हैं जीएसटीआर 3B रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं, जनवरी पीरियड की लायबिलिटी हमारी 1,80,000 रुपए की है, जीएसटीआर 2B के आधार पर आईटीसी हम क्लेम कर रहे हैं 1,44,000 रुपए। तो यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी हमारी ज्यादा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, तो लायबिलिटी माइनस आईटीसी इक्वल टू टैक्स पेबल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, लायबिलिटी 1,80,000 रुपए मैंने डाल दी, आईटीसी 1,44,000 रुपए डाल दी,
है ना। तो लाइबिलिटी 1,80,000 रुपए में से आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,44,000 रुपए को जब माइनस करेंगे तो 36,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी बच जाएगी। और ये जो लाइबिलिटी 36,000 रुपए बच गई, ये हो गया दोस्तों हमारा पेबल टैक्स, और ये हमको पे करना होगा। यदि इससे प्रीवियस पीरियड की कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारी नहीं बची है, जब हम अपने जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी होता है, तो इससे प्रीवियस पीरियड की में सारा सेटअप होने के बाद अगर वहां पर हमारी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रही है ना, तो उससे हमारे 36,000 रुपए सेटअप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए पहले का हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट शो हो रहा है, तो 36,000 में 20,000 माइनस हो जाएगा, हमको 16,000 रुपए का चालान जनरेट करना होगा और पे करना होगा। मान के चलते हैं इससे प्रीवियस किसी भी पीरियड की हमारी कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच नहीं रही है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सारा अमाउंट 0 है ना, तो क्या होगा इस स्थिति में दोस्तों 36,000 रुपए हमको पे करने होंगे, यानी हमको चालान जनरेट करना होगा और बैंक के माध्यम से हमको 36,000 रुपए पे करने होंगे। तो इस तरह से दोस्तों टैक्स पेबल निकलता है। अब मान के चलते यदि हमारे, ठीक है ना, इस जगह पर आईटीसी ज्यादा होती, लाइबिलिटी कम होती, जैसे मान के चलते उल्टा कर लेते हैं, लाइबिलिटी होती हमारी 1,44,000 रुपए की और इनपुट टैक्स क्रेडिट होती 1,80,000 रुपए की, तो फिर क्या होता, 1,80,000 रुपए जो हमारी आईटीसी है उसमें से 1,44,000 हमारी लाइबिलिटी माइनस हो जाती, और उसके बाद क्या होता, 36,000 रुपए हमारी आईटीसी बच जाती, तो हमको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता जनवरी पीरियड की जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते समय। और जो 36,000 रुपए हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाती, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होने लगती, और आगे के किसी पीरियड में हमारी लाइबिलिटी बनती, तो 36,000 रुपए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रहे हैं उससे वो सेटअप हो जाता। मान लीजिए 36,000 रुपए हमारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रही है, और फरवरी महीने की, इसके नेक्स्ट महीने की फरवरी पीरियड की जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और वहां पर यदि हमारी 36,000 रुपए की लाइबिलिटी बनती, तो ये 36,000 रुपए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सो रहे हैं उससे सेटअप हो जाता, और तब भी बैलेंस 0 हो जाता, तो हमें कुछ भी पे नहीं करना होता। तो इस तरह से दोस्तों ये जीएसटी का फंडा है। मैंने आपको, समझता हूं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया, आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमको जीएसटीआर 1 रिटर्न के बारे में समझना है, जीएसटीआर 2A के बारे में समझना है, जीएसटीआर 2B के बारे में समझना है, और जीएसटीआर 3B में कब हमारी किस तरह से लाइबिलिटी बनती है वो भी मैंने आपको बता दी, किस तरह से सेटअप होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और हमारा जो केस है उस केस में क्या है, लाइबिलिटी 1,80,000 रुपए की है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1,44,000 रुपए की है, जीएसटीआर 3B हम फाइल करने गए तो लाइबिलिटी 1,80,000 रुपए में से आईटीसी 1,44,000 रुपए हमने माइनस कर दी, तो 36,000 रुपए टैक्स पेबल निकल कर आ गया, और 36,000 रुपए हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यानी चालान जनरेट करना होगा और उसको पे करना होगा। इसके बाद हम अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर लेंगे। दोस्तों मैं समझता हूं आपको जीएसटी का फंडा अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।